रामजी सुमन है जो उनका एक बयान महाराणा सांगा पर बड़ा वायरल चर्चित है। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं? जमीन पे खड़ा होकर आसमान में नहीं थूकना चाहिए, वरना थूक उल्टा मुंह पे गिर जाता है। एक और अगला बड़ा वायरल है, इससे पहले औरंगजेब की कहानी शुरू हुई, वो आई छावा से। वो अबू आजमी ने एक बयान दिया हुआ है, उनके लिए क्या है? चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो जो अभी नहीं रहे, इस प्रकार के नेता मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम वोटों के लिए बार बार भारत की अस्मिता पे चोट करते हैं। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चल रहा है, इस पे बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं। हर जगह अपने कहीं अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, पुलिस उठा रही है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये है क्या एक्चुअल में? एक और बड़ा चर्चित इस समय चल रहा है लोगों के मन में, जहन में ये भी सवाल है कि 75 साल पूरे होने वाले हैं मोदी जी के, तो अगला प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह में, दोनों में से अगर आपको किसी को पसंद करना होगा तो आप किसे करेंगे? तो भविष्य में आप भी चुनाव लड़ेंगे? ये तो आपने ऐसे पूछ दिया कि कोई डॉक्टर के पास जाता है तो पूछते हैं कि भाई आपकी कोई तबीयत तो नहीं खराब है। 25-30 तक हम पहुंच जाएंगे 2047 में, जिसको बोलते हैं विकसित भारत हमको बनाना है। तो है क्या ये, इसमें क्या क्या होगा, ये कैसे ज़मीनी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मोदी जी एक विजनरी व्यक्तित्व है। उन्होंने सोचा था कि देश से करप्शन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म करना। वही कांग्रेस और राजीव गांधी बोला करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता है। झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या योजनाएं होंगी वहाँ की? स्वयं के विकास करने के बजाय अगर जब आप सोच लेते हैं कि मुझे दूसरे के लिए काम करना है, तो मैं मानता हूँ कि इसको ईश्वर का एक कृपा होता है जो आपके माध्यम से अपने लोगों के लिए कुछ कराना चाहता है। मैंने सुना है कि जो लोग संघ जाते हैं उनको वहाँ पे संघ में कोई ना कोई गुरु मिल जाता है। आपको कोई गुरु मिले वहाँ पे? है ना भगवा ध्वज। कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस ने भारत रत्न अपने कांग्रेसियों को दिए, लेकिन संघ ने भारत माता को ऐसे स्वयंसेवक के रूप में रत्न दिए, चाहे आप उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले सकते हैं, आडवाणी जी को ले सकते हैं, और वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को ले सकते हैं। वो भी संघ ने भारत माता को अपने लाल के रूप में रत्न दिया है। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कह रहा है, आप अपने मन की सुनिए, दिल के सुनिए, आप अच्छा करते रहिए, चलते रहिए, बाकी जिसको जो कहना है वो कहने दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे मेहमान हैं अशोक सिंह जी हैं, झारखंड से आते हैं। वैसे तो युवा मोर्चा में बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। तो जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो आज का जो ये पॉडकास्ट है ना, आपके लिए बहुत खास होने वाला है। करीब 12 से 15 साल इन्होंने युवा मोर्चा में दिए हुए हैं। 2007 से 2009 इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ भी कार्य किया जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद अमित ठाकुर जी के साथ किया, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी के साथ भी किया। तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और आज आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, जो राजनीति में कैसे आए और अब क्या योजना है? धन्यवाद निखिल जी, आपके चैनल पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जर्नी तो जिस तरह एक साधारण परिवार का, साधारण लड़के का होता है, उसी तरह है मेरा। मैं एक बड़ा झारखंड के छोटे से सुदूर गांव से आता हूँ। साधारण परिवार था, गरीब परिवार बोल सकते हैं आप उसको जी। हमारे चाचा बीएमपी में थे, बिहार मिलिट्री पुलिस में। वो वहाँ से जब नोएडा आए तो वही हम लोगों को नोएडा लेके आए थे, चाचा जी लेके आए जी। और उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया लिखाया, फिर हम लोग रोजगार में लग गए। क्योंकि उस समय बिहार, जो झारखंड था वो संयुक्त बिहार में आता था, और उस समय नक्सल वगैरह का बड़ा प्रभाव था। जी जी जी। तो अधिकतर लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे। उसी में हमारे चाचा भी यहाँ आ गए थे, फिर वही हम लोग लेके आए। फिर मैं संघ से जुड़ा। संघ का एक बड़ा लंबा अनुभव हम पे रहा, और वहीं से जर्नी शुरू हुई। विश्व हिंदू परिषद में रहा, बजरंग दल में काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। तो हंसते खिलते कैसे जुड़ गए,
जर्नी बहुत लंबी है, आगे हम और आप बात कर रहे हैं तो उसमें और जी। करते रहेंगे। जैसे आम तौर पे क्या होता है कि जब हम 9वीं कक्षा में होते हैं, 10वीं में होते हैं या 11वीं 12वीं में होते हैं, तो वो एक ग्रोइंग एज होता है। उस समय पे आपने कभी ऐसा सोचा हुआ था कि हम राजनीति में जाएंगे या अपना पॉलिटिकल करियर एक आगे बनाया जाएगा? आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। पर मैं जहाँ पे था वहाँ गरीब बहुत लोग रहते थे, गरीब गुरबे, ऐसा परिवार इर्द गिर्द में था जी। जो बहुत काफ़ी दुखी था। और ये लगता था कि ईश्वर अगर कभी शक्ति दे, ताकत दे, सामर्थ्य बनाए तो मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। जी। और यही एक सोच और लालसा मुझे इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में लेके आई। अब आप सोचिए कि जब आपका मन उद्वेलित हो जाए जी। और स्वयं के विकास करने के बजाय अगर जब आप सोच लेते हैं कि मुझे दूसरे के लिए काम करना है, तो मैं मानता हूं कि इसको ईश्वर का एक कृपा होता है जो आपके माध्यम से अपने लोगों के लिए कुछ कराना चाहता है। तो मैंने ये सोचा कि ईश्वर मुझसे कुछ कराना चाहता है तो क्यों ना हम आगे बढ़ के समाज में काम करें। ये सोच के साथ मैं फिर आगे बढ़ा। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले जब मान लीजिए आप आरएसएस में कब रहे, कब आरएसएस ज्वाइन किया, आरएसएस से निकल के भारतीय जनता पार्टी में कब आ गए? देखिए, मैं बाल्यकाल से जब से मुझे होश हुआ मैं संघ से जुड़ गया। तो घर का ऐसा रुझान रहा या घर का ऐसा माहौल रहा पहले से आरएसएस से? घर में भी लोग जुड़े रहे, आप कैसे जुड़ गए? नहीं, घर में जुड़े नहीं रहे। मेरे पूरे परिवार में किसी को कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। और मैं जहाँ जिस गांव से आता था वहाँ कोई संघ की शाखा नहीं लगती थी, अब तो लगने लगी है। और उस समय तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या थी। और उस समय तो लोग संघ में जाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे जी। और मैं ही जुड़ा। और जुड़ने के साथ अब तो हमारे परिवार के सभी लोग संघ में हैं और संघ ने भी मुझे गढ़ने का, एक शिल्पकार के रूप में मुझे एक अच्छे मार्ग पे चलाने का एक अच्छा सा संस्कार दिया मुझ में, उसके कारण ही मैं आज यहाँ तक हूँ। मैंने सुना है कि जो लोग संघ जाते हैं उनको वहाँ पे संघ में कोई ना कोई गुरु मिल जाता है। आपको कोई गुरु मिले वहाँ पे? है ना, भगवा ध्वज। संघ में जितने स्वयंसेवक हैं उनका गुरु भगवा है। क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है आरएसएस की? क्या ऐसी आइडियोलॉजी है? विजन। क्या विजन है और राष्ट्र के प्रति उसकी सोच, निष्ठा और समर्पण। ये पूरे देश में व्यक्तित्व निर्माण का एक कारण है जो होता है और जो संघ को संग कराता है। और उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। जी। कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस ने भारत रत्न अपने कांग्रेसियों को दिए, लेकिन संघ ने भारत माता को ऐसे स्वयंसेवक के रूप में रत्न दिए, चाहे आप उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले सकते हैं, आडवाणी जी को ले सकते हैं और वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को ले सकते हैं। वो भी संघ ने भारत माता को अपने लाल के रूप में रत्न दिया है। क्या संघ ऐसा निर्माण करता है, करता। फिर आप युवा मोर्चा में कब जुड़े? कभी देखिए, सदस्यता तो ली होगी ना आपने, एक समय तो ऐसा भी रहा होगा जब आरएसएस से निकले और युवा मोर्चा की तरफ गए, तो वो कितनी उम्र रही थी आपकी उस समय? अब मैं कहूँगा तो फिर आप पता नहीं निखिल जी क्या सोचेंगे। नहीं, मैं तो बताएं। उस समय 12th के आसपास था जब मैं बजरंग दल का जिला संयोजक बना, इसी नोएडा का। अच्छा। और काम करते करते फिर 2003-04 में मुझे युवा मोर्चा में जाने का अवसर मिला। मैं उत्तर प्रदेश, अशोक कटारिया जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ टीम में रहा। और उसके बाद फिर मैं सेंट्रल में गया और लगातार मुझे लंबे समय तक युवा मोर्चा में काम करने का अवसर मिला। और मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी जिसकी विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्र के प्रति सोचने वाली विचारधारा पार्टी के एक युवा के रूप में मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। मैं मानता हूँ बहुत कम यूथ ऐसे होंगे जो सौभाग्यशाली होंगे। ठीक बात। जब आपने धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ काम किया या अनुराग ठाकुर जी के साथ काम किया, तीन लोगों के साथ आपको काम करने में क्या और सीखने को मिला, या युवा मोर्चा में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करी?
देखिए, जब मैं युवा मोर्चे में आया था तो न तो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस समय दूर दूर तक कुछ नहीं था, कुछ आप ये नहीं भी था। कह सकते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि शायद हम सत्ता और सरकार के भावनाओं में बह के आए। एक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना था, ये मेरे मन में ललक थी और वही मुझे यहाँ तक लेके आया। धर्मेंद्र प्रधान जी के समय में बहुत थोड़ा सा काम करने का अवसर मिला क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उसी समय मैं जुड़ा था। हाँ, गुजरात से अभी विधायक हैं अमित ठाकर जी। अमित ठाकर जी, वो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा और उस समय ट्रेनिंग सेल का मैं नेशनल कन्वीनर बना। और उस समय एक उस कार्यकाल का एक यादगार है कि मैं जब तृतीय वर्ष करने गया था संघ में, तब मैं नागपुर गया था और दूसरी बार मुझे देश के युवाओं का प्रशिक्षण शिविर जो था वो संघ के मुख्यालय नागपुर में लगा। उस समय मेरा सौभाग्य था कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का, मैं ट्रेनिंग सेल का नेशनल कन्वीनर भी था और मैं उसी जगह पे शिक्षण लेने गया, शिक्षण देने गया जहाँ से मैं तृतीय वर्ष की शिक्षा लेके आया था। ठीक बात। ये एक मेरे जीवन का बड़ा अनुभव अच्छा है, सौभाग्य भी है। जैसे बहुत सारे लोग अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी युवा मोर्चा से जुड़े होंगे, जी जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर राष्ट्र से प्रेम है, देश से प्रेम है और कुछ करने की जज्बा है, मन में उबाल है और आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आइए और देश निर्माण में भागीदार बनिए। यूथ को आगे यूथ ही बढ़ा सकता है और नौजवान भारत है मेरा। ठीक बात। इसको आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ आइए। ये मत सोच के आइए कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है या मेरा वो करना है। आप आइए, जो भाग्य में होगा वो तो होगा, वो होता भी है, लेकिन आप संकल्प लेके आइए कि मुझे भारत माता के लिए कुछ करना है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको और कहीं नहीं मिलेगा। समझ गया। आपने उस दौर में ज्वाइन किया युवा मोर्चा जब दूर दूर तक सरकार नहीं थी, तो कभी ऐसा संघर्ष का दौर रहा, खूब लाठी डंडे चले और चलाने का भी मौका मिला हो? ऐसा कई बार हुआ है कि 2013 में जब राहुल गांधी के घर पे हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो 31 जनवरी का डेट था जब देश का युवा नए साल में डूबा होता था। अनुराग जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय राहुल गांधी के घर के आगे घेराव करना था। उस समय पॉइंटर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और सारे इंग्लिश पेपर्स में मेरा फोटो छपा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, देखिएगा। और वो पेपर हिंदुस्तानी ने इंटरनेशनल छपा और हम लोग संघर्ष कर रहे थे, लाठी चल रहे थे, पानी का बौछार हो रहा था, बैरिकेड से कूदते हुए मेरा तो काफी लोगों के हाथ पांव भी टूटे थे। हाँ, वही वाला किस्सा एक बार नहीं, कई बार टूटा है। और मेरा तो जब मैं बजरंग दल का यहाँ जिला संयोजक था नोएडा में, तब मुझ पर 2-3 बार लाठी चार्ज हुआ। जब मैं युवा मोर्चे में था, जब संसद के घेराव कर रहे थे हम लोग, तो उस समय लाठी चार्ज हुआ, उसमें मैं घायल हुआ। और जब 2013 की जब बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की विदाई और भाजपा के आने का एक दौर चलने वाला था, यानी आने वाली थी, जब एक देश में यूथ ने मन संकल्प ले लिया था कि अब कांग्रेस को हटाना है और भाजपा को लाना है, उस वक्त भी हम लोगों पे लाठीचार्ज होता था। कांग्रेस ने दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन पार्टी ने कह दिया कि युवा मोर्चा को ये करना है, तो एक भी युवा मोर्चा का, निखिल जी, कोई कार्यकर्ता पीछे हटा नहीं, भागा नहीं। ठीक बात। तो आपने काफ़ी लोगों के साथ कार्य किया, तो उसमें सबसे बढ़िया आपका किसके साथ में ट्यूनिंग था? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि धर्मेंद्र जी के साथ, आज धर्मेंद्र जी भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ भी हम लोग का अनुभव है, हालांकि मुझे बहुत कम समय मिला उसमें। अमित ठाकर जी गुजरात से थे और वो पहले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बाद में अध्यक्ष बने थे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। अमित ठाकर जी? हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया। अनुराग जी का एक अपना बिंदास क्लेवर है, अच्छे वक्ता भी हैं और संगठन उनमें कुट के भरा हुआ है। उन्होंने भी मुझे निखारने का प्रयास किया, उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे पहली बार जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं था, वहाँ मुझे प्रभारी बना के भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर में काम करने का अवसर मिला। मैं बहुत लंबे समय तक रहा और आज जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है,
वो उस समय की युवा मोर्चा लगभग पूरा वही है। आप ही लोगों ने खूब काम किया उधर। हाँ नहीं, बिल्कुल मजा है। सारी सड़क नापी हुई उधर की। देखिए, जहाँ चुनौतियाँ हो वहाँ युवा मोर्चा को काम करने का मजा आता है। ठीक बात। और वो कहते नहीं है कि तलवारों के धारों पे बलवान जवानी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जब संघर्ष हो और कांटो भरा हो तब मज़ा आता है यूथ को काम करने का। तो अच्छा लगा किया, और आज रिजल्ट है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी रही और अभी भी मुख्य विपक्षी दल है। आप बीच में कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे तो एक मेरे मन में और आ रहा था कि हम पूछ ही लेते हैं आपसे। आपको क्या लगता है कांग्रेस का आगे भी भविष्य है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे आगे? ये तो मुझे लगता है कांग्रेसी भी नहीं बता पाएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं, ठोक के कहते हैं कि बनेंगे, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर आप लोकसभा चुनाव से पहले देखेंगे या जो उन्होंने चुनाव यात्रा करी थी। देखिए निखिल जी, मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के रूप से संघर्ष किया है। आज़ादी के बाद लंबा समय रहा। हाँ, उससे पहले जनसंघ, और हम जितना सरकार में नहीं उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग विपक्ष में रहे। लेकिन कभी हम लोगों ने अपने विचारों से समझौता नहीं किया, चाहे वो अटल जी हों, चाहे आडवाणी जी हों। कोई भी नेता कभी जब देश की बात आई तो देश के साथ खड़ा हुआ। देश की अस्मिता के साथ हम सरकार में आए, इसके लिए हमने कभी समझौता नहीं किया, चाहे जितना लंबा संघर्ष करना पड़े। कांग्रेस को अगर सरकार में आना है तो देश के साथ और राष्ट्र के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप देश में राजनीति करेंगे और विदेश में जाकर देश की बुराई करेंगे, ये देश के नौजवान कभी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, और न कभी किया है न कभी करेगा। अगर मैं सलाह देता हूँ, मैं सलाह वैसे भी मेरी कोई सलाह का मतलब नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो दर्शक आपके सुनेंगे जी। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपकी जो पहचान होनी चाहिए, अगर आप विपक्ष में भी हैं तो आपके चरित्र में राष्ट्र दिखना चाहिए, भारत दिखना चाहिए, भारतीयता दिखनी चाहिए। ठीक बात, एकदम। जब आप देखेंगे तो आप जब सरकार में थे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी, विपक्ष में फिर सरकार में आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह का इस समय कांग्रेस का स्टैंड है, दिखना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जिस तरह कांग्रेस का वर्तमान में जो राजनीति है, मुझे नहीं लगता है कि 25, 30, 40, 50 सालों तक कांग्रेस कोई सरकार में आने वाली है। क्या बात कह रहे हैं, ये तो बहुत, मतलब 40-50 सालों तक नहीं आएंगे। हाँ, आप देखिए वो अभी 15 सालों तक वो विपक्ष में ठीक से नहीं आ पाए। अब अभी तो नेता विरोधी हैं। नेता विरोधी किस प्रकार के हैं? अभी पूरा पार्लियामेंट चलता है और जब भी कुछ बोलते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही चर्चे में हो जाते हैं। अभी तो 55-56 साल वाला युवाओं को परिपक्व होने में समय लग रहा है। अभी तो उनको समझदार बनने में टाइम लगेगा। दोनों में से आपकी नज़र में समझदार कौन ज़्यादा है? दोनों कौन बता देता हूँ, राहुल गांधी और जो उनकी सिस्टर है प्रियंका गांधी। मुझे लगता है कि प्रियंका थोड़ी मैच्योर तो लगती है। अच्छा। क्योंकि विपक्ष में है, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, लेकिन वो मैच्योर बनने का प्रयास तो करती है। अलग बात है क्योंकि न उन्होंने गरीबी देखी है, न उनको कोई भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना है, तो वो कई बार प्रयास करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर वो कर रही हैं तो हो सकता है शायद वो भी 10, 15, 20 साल में मैच्योर हो जाए। ठीक है, समझ गए। आपके पॉलिटिकल गुरु कौन राजनीति में? देखिए, मैं तो स्वयंसेवक हूँ, वहाँ से निकला हूँ, और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा नेतृत्व है कि हर साल, हर क्षण, हर समय मुझे अपने नेताओं से सीखने के लिए मिलता है। ये कहना कि आपके गुरु कौन है, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरा गुरु तो भगवा ध्वज है। मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, वहीं से निकला हूँ। हाँ, लेकिन पार्टी के कुछ नेता हैं जिनका आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छा समय समय पर मिलता रहता है, मार्गदर्शन भी मिलता है, वरना मैं कहाँ टिक पाता। ठीक बात। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी दल में लोग महत्वाकांक्षा से जुड़ते हैं और तत्काल फल ढूंढते हैं, ऐसे में मुझे अगर प्रेरणा मिलता है लंबे समय तक काम करने का,
तो मुझे अपने नेताओं से मिलता है। वही लोग इंस्पायर उनके करते हैं। त्याग, बलिदान और जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, जब मैं उनका जीवन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैंने तो बहुत एक गिलहरी के मार्फत ही अभी पार्टी में काम किया है। आपके पॉलिटिकल जर्नी में सबसे संघर्ष का दौर कौन सा रहा? अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। संघर्ष क्या है कि जब आप समाज में काम करेंगे, मन में आपके लोगों के लिए सेवा की प्रेरणा रहेगी, आग रहेगा मन में, तो आप संघर्ष के राह पे चलेंगे। वो डेडिकेशन जिंदा रहना चाहिए। वो रहना चाहिए, वही आपको आगे बढ़ाता भी है। ठीक बात। 2024 लोकसभा में आएंगे, क्योंकि इस बार मोदी की गारंटी चली। कितना लगता है आपको चली? बिल्कुल चली है। हाँ, आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो गैर कांग्रेसी पहला ऐसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो तीसरी बार जीत के आए। और इस दौर में, वो तो एक दौर था जब कभी न मोबाइल हुआ करती थी, कभी शाम को बैटरी भी नहीं रहा तो फिर वो फिलिप्स की रेडियो पे लोग न्यूज़ सुना करते थे, बीबीसी पे सुना करते थे। और कोई अगर देश का, यहाँ तक कि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ तो उसकी भी न्यूज़ लोगों को कई घंटे बाद मिला। वो दौर में और अब के दौर में निखिल जी बहुत अंतर है। अब आप कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, वो तुरंत लोगों के कानों तक पहुंचता है, लोगों की आंखों तक जाता है, लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, इसके मार्फत तुरंत पता लगता है। रियल टाइम अपडेट है, रियल टाइम क्षणिक में हुआ और तुरंत आ जाता है। और ऐसे में 135-40 करोड़ जनसंख्या में तिबारा सरकार में आना कोई हवा में नहीं आ सकता है। लोगों की अपेक्षाओं पे जो खरा उतरा है वही तीसरी बार आए हैं। और मोदी जी देश के 145 करोड़ के जो संख्या है उसकी अपेक्षाओं पे खरे उतर के आए। वरना आप सोचिए ना, विपक्ष ने कोई कसर छोड़ा क्या? सांप, बिच्छू, शेर, बिल्ली, सारे प्रकार के लोग एक मंच पे खड़े हुए, एक नदी के किनारे खड़े हुए और मोदी जी को रोकने के लिए खड़े हुए। और ये तो हुआ ही हुआ। विदेशी ताकतें भी मोदी जी सरकार में न आए, ऐसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और ये देश के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी अपने बयान में बताया कि अमेरिका के जो उस समय की सरकार थी वो भारत में राजनीति के ऊपर, भारत में किसकी सरकार बने उसके लिए वो पैसे खर्च कर रही थी। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी विश्व की ताकतें और देश में विपक्ष के नेता कितनी प्रोपगंडा किए होंगे, उसके बाद भी देश के देवतुल्य जनता ने मोदी जी को अवसर दिया, तो कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ठीक है, एक और पूछ लेता हूँ आपसे, लोकसभा पर ही पूछूंगा। यूपी की अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी कैसे इतना जीत गई? मैं बोल रहा था आपसे, भारतीय जनता पार्टी सही से लड़ नहीं पाई? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। कई बार राज्य की स्थितियां हो जाती हैं और कई बार जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ये कहा कि संविधान खतरे में है, और ये हम लोगों को समझा पाने में थोड़ा सा सफल नहीं हो पाए। इसमें कहने में कहीं गुरेज नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष उसको भुनाने में बहुत सफल हुआ और जनता को भ्रमित किया। इसके कारण हम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन वो भ्रम दूर हो गई जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ। 12 सीटों का चुनाव था। आप देखेंगे वही अयोध्या की सीट मिल्कीपुर, जिसको लेकर खुद अखिलेश यादव कई बार अपने आप में समा नहीं पा रहे थे, इतने उत्साहित थे कि मिल्कीपुर के बाद फिर वो बोल नहीं पाए और उत्तर प्रदेश की जनता ने सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी या डलवा ली गई? नहीं, अगर डलवा ली गई तो ये तो फिर उसके लिए भी बोला जा सकता है, सपा के लिए भी बोला जा सकता है। इतने बड़े लोकतंत्र में कोई डलवा सकता है क्या? मेरा मत मुझसे कोई जबरदस्ती ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। हालांकि अब अखिलेश जी की बात भी हो रही, तो अभी एक रामजी सुमन है जो
उनका एक बयान महाराणा सांगा पर बड़ा वायरल चर्चित है। अभी कल 12 अप्रैल था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी गए और उससे पहले भी एक बार धरने पे गए। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ज़मीन पे खड़ा होकर आसमान में नहीं थूकना चाहिए, वरना थूक उल्टा मुंह पे गिर जाता है। वो तो माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं तैयार हैं अभी। देश उनको माफ़ भी नहीं करेगा, चाहे कोई हो। जो इस देश में रह के अपने महापुरुषों का अपमान करता है, समाज उसको कभी माफ़ नहीं करता है। अच्छा होता कि अगर रामजी लाल सुमन ने ये बयान दिया था और अखिलेश जी आगे बैठ के उसको डांटते और ये कहते कि तुम अपने बयान वापस लो या उस पर कार्रवाई करते, उसको पार्टी से हटाते, तो देश एक बार सोच लेता वैसे लोगों को माफ़ करने के लिए। आप उस कुल खानदान, उस इतिहास को गद्दार कह रहे हैं, जो महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा संग्राम सिंह, जो कई युद्ध लड़े, जिनके शरीर में जितनी हड्डियां नहीं उससे ज़्यादा घाव थे, और जो कभी युद्ध में हारा नहीं, 99 के 99 युद्ध जीता, जिनके पुत्र उदय सिंह और उनके पौत्र महाराणा प्रताप जैसे सूर्यवंशी प्रतापी राजा हुए हों, जो भारत माता के लिए लड़ते रह गए, लेकिन कभी उन्होंने घास का रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी मुगलों के सामने या तताइयों के सामने समझौता नहीं किया। आप उस परिवार को गद्दार कहेंगे, देश आपको माफ़ करेगा? तो आपका ओपिनियन क्या है? गवर्नमेंट को क्या इनकी सदस्यता को निरस्त करना चाहिए? बहुत सारे लोग इसकी भी डिमांड कर रहे हैं। अगर पहले जैसी राजतंत्र होती तो तलवार उठा कर लोग जवाब दे देते, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। समय आएगा, मुंहतोड़ जवाब देंगे, बोलने वालों को भी और उसको सपोर्ट करने वालों को भी। आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव यूपी पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि लोग छोड़ देंगे? मैंने पहले कहा है कि जिस व्यक्ति ने भी जब भी देश के महापुरुषों के ऊपर इस तरह का व्यंग किया है या ऐसा भाषा बोली है, इतिहास ने कभी माफ़ नहीं किया और यहाँ के नौजवानों ने भी नहीं किया, और उनको भी कभी माफ़ नहीं करेगा देश। एक और अगला बड़ा वायरल है। इससे पहले औरंगजेब की कहानी शुरू हुई, वो आई छावा से। वो अबू आजमी ने एक बयान दिया हुआ था, उनके लिए क्या है? अबू आजमी वही समाजवादी पार्टी के वहाँ के नेता हैं। तो क्या चलता है? ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू संस्कृति पे, भारतीय संस्कृति पे, भारत की संस्कृति पे बार बार हमला करने से कभी नहीं चूकते हैं। चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जो अभी नहीं रहे। इस प्रकार के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों के लिए बार बार भारत की अस्मिता पे चोट करते हैं, और यही कारण है कि आज विपक्ष में बैठे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हम लगातार दूसरी बार आए और लगातार तीसरी बार आएंगे। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ 2027 में बिल्कुल आएंगे, 27 में। ठीक बात। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चल रहा है, इस पे बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं। हर जगह अपने कहीं अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, पुलिस उठा रही है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये है क्या एक्चुअल में? इसको आप थोड़ा सा समझाएं विस्तार से तो मुझे अच्छा रहेगा। देखिए, वक्फ बोर्ड अगर मदरसे को सुचारू रूप से चलाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। गरीबों के लिए शिक्षण संस्थाएं खोलती तो कोई बात नहीं थी। वक्फ बोर्ड अगर कहीं मेडिकल खोल के लोगों के इलाज करती तो कोई बात नहीं थी। अगर वो मुस्लिम गरीब बच्चों बेटियों की अगर शादी ब्याह भी कराती तो कोई बात नहीं थी, करना चाहिए था। और बहुत सारी संगठन संघ कराती है ना, संघ के विद्या भारती चलते हैं, ऐसे कई संस्थान चलते हैं, वनवासी कल्याण चलते हैं और चलते हैं। उसमें हिंदू आते हैं कि मुस्लिम भी आते हैं? सब आते हैं, सब किसी के लिए। अभी शिशु मंदिर है, उसमें देखिए मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं। आरएसएस में मुस्लिम आते हैं? बिल्कुल आते हैं, कोई पाबंदी नहीं? कोई पाबंदी नहीं। आप भी आइए, किसको और बुलाइए। सुबह सब लोग साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं। और संघ ने कब कहा कि भाई हम मुस्लिम विरोधी हैं? संघ ने कहा कि आप राष्ट्र से प्रेम करिए, देश से प्रेम करिए, आप इस देश के हैं। और हम लोगों ने तो कभी किसी के लिए नहीं बोला, चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, मुस्लिम हो, हम तो सबको मान के चलते हैं कि सबका देश है, सबको साथ चलना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी एपीजे अब्दुल कलाम को देश के राष्ट्रपति बनाती है। अभी हमारे 2-2, 3-3 मुस्लिम, मुख्तार अब्बास नकवी जी, शाहनवाज जी भी हैं, और ये हमारे मंत्री रहे हम लोग। लेकिन वक्फ बोर्ड के सहारे
देश में गरीबों का ज़मीन हड़प लेना, गरीब मुसलमानों का ज़मीन हड़प लेना, पासमानदाओं का ज़मीन हड़प लेना, अगर गलत है और उसको कुछ ठीक करने के लिए अगर सरकार और पार्लियामेंट कानून बनाकर उसको ठीक करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्त मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग भूमाफिया के रूप में इसको यूज करना चाहते हैं, जो लोग जमीन कब्जा करने के लिए इसमें उस दृष्टि से उसको देख रहे हैं, अगर वो विरोध करते हैं तो उसके लिए कानून आई है। और कानून हमेशा कभी भी आया है, पार्लियामेंट ने किसी भी इश्यू पर लाया, आज कोई पहली बार नहीं है कि इसमें संशोधन हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी संशोधन हुआ है। संशोधन मतलब समय समय पर होता रहता है और हुआ, तो मुझे लगता है इसमें हाय तौबा नहीं होना चाहिए। और जब अगर आप ठीक है तो फिर क्या दिक्कत है भाई? आप अच्छे हैं, ठीक हैं, तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप जब चिल्ला रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ठीक बात। वो आपकी डर बता रही है कि मैं पकड़ा न जाऊं, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि अभी अब बिहार चुनाव आने वाला है, तो बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर जी की एक जन स्वराज पार्टी है, उन्होंने भी कभी हाल ही में ही रैली निकाली हुई थी। वहाँ पर भी सिंपल सा है कि जब अपोजिशन में रहते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उनकी भी रैली शायद पूर्णतः तरीके से सही सफल नहीं हो पाई। तो उनका कितना प्रभाव रहेगा बिहार की राजनीति में? और राजनीति दल कम, इवेंट ज़्यादा है उनका। वो इवेंट के कल्चर लेके देश में आ गए हैं। अब वो देखते हैं, राजनीति में आए हैं। 2014 में तो उन्होंने भी काम किया ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं इसलिए तो बता रहा हूँ आपको। हाँ क्योंकि वो एक इवेंट ज़्यादा करने वाले लोग हैं, इवेंट के मार्फत आए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी दल को बिहार में प्रभावित कर पाएंगे। बिहार में वो प्रयास कर रहे हैं थर्ड फ्रंट बनने के लिए, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब जब ज़मीन पे जाएंगे, पता करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे। बिहार बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस वाली स्टेट है। उसका बारे में सोचना, उसके बारे में समझ लेना, बहुत बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाएंगे अगर लोग बिहार के बारे में समझ लें। नीतीश जी बढ़िया समझते हैं, वास्तव में समझते हैं। ठीक बात। आज के डेट में नीतीश जी से ज़्यादा समझदार और नीतीश जी से ज़्यादा कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति कोई भारत में मोदी जी के बाद कोई है तो वो नीतीश जी हैं। ठीक बात। पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, अनुभवी भी है, और उन्होंने बिहार को बीमार प्रदेश से विकसित प्रदेश की तरफ लेके गए। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव थे, वहाँ की सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हुसैनाबाद में एक जपला सीमेंट थी, एशिया की बड़ी सीमेंट थी। 1903 में या किस में स्थापना हुई थी। और मेरे बगल में डालमिया नगर में एक फैक्ट्री थी। वो सारी फैक्ट्रियाँ लालू प्रसाद की सरकार में ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री ख़त्म हो गया। वहाँ के मजदूर तो बेरोजगार हुए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको दिन दहाड़े अपहरण करके पैसा लिया जाता था, नहीं दे तो उनकी हत्या हो जाती थी। ऐसे जंगल राज से निकाल कर और एक विकसित प्रदेश में खड़ा करना नीतीश जी की उपलब्धता है और उपलब्धि है, जिसके कारण आज ये स्थिति है। बिहार अच्छा तरीके से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक बात। एक और बड़ा चर्चित इस समय चल रहा है लोगों के मन में, जहन में ये भी सवाल है कि 75 साल पूरे होने वाले हैं मोदी जी के, तो अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, प्रधानमंत्री तो देश की जनता चुनती है, और अभी तो पार्टी को तय करना। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि कौन होगा। ये तो सपा बसपा कांग्रेस में ही बताया जा सकता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। अभी कौन इस महीने ही शायद लास्ट तक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। मैं क्या, बड़े बड़े गणितज्ञ जो आपके चैनलों पे बैठते हैं वो नहीं बता सकते कि कौन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का होगा। तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मतलब प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री का फेस का प्रेडिक्शन नहीं किया जा रहा था। देखिए, अगर जनता की पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
तो एक चुनावी प्रक्रिया होके ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो अभी तो चूंकि मोदी जी स्वस्थ हैं, और ये कहाँ है भाई कि 75 वर्ष के बाद मोदी जी नहीं रह सकते प्रधानमंत्री। ऐसा तो कोई संविधान में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा संविधान पढ़ा हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि 75 वर्ष के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और अभी देश की जनता उनको चाहती है, ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें, और भाजपा से ज़्यादा देश को अभी उनकी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि 10 साल 15 साल और वो राष्ट्र को सेवा दें तो भारत एक विकसित भारत की तरफ जो सपना है, जो सोच है, उसको पूर्ण करने में सहयोग मिलेगा, और उसी सोच के साथ हमारा देश और मजबूत होगा। मोदी जी और अमित शाह में, दोनों में से अगर आपको किसी को पसंद करना होगा तो आप कैसे करेंगे? बात सारे जितने भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं सबको पसंद करता हूँ, सब अच्छे हैं। अमित शाह जी पर एक लाइन। अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे संगठन करता है, और विषम से विषम परिस्थितियों में चुनाव को अच्छे तरीके से जिताया जा सके, लड़ाया जा सके, वो महारत हासिल है। तो भविष्य में आप भी चुनाव लड़ेंगे? ये तो आपने ऐसे पूछ दिया कि कोई डॉक्टर के पास जाता है तो पूछते हैं कि भाई आपकी कोई तबीयत तो नहीं खराब है। राजनीतिक कार्य करता हूँ, जब कभी अवसर मिलेगा तो जरूर लड़ूंगा, कहाँ से जितनी क्षमता होगी, और जितनी मुझसे बनेगा मैं उतना लोगों के बीच में सेवा करूंगा। ऐसा तो संकल्प लेके ही लोग राजनीति में आते हैं। कहाँ से लड़ना चाहेंगे? जहाँ से पार्टी लड़ा देगी। जहाँ से आते हैं वहाँ से, या अभी नोएडा रह रहे हैं तो नोएडा से? नहीं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ मेरा ग्राउंड है, मेरा होम स्टेट है, पार्टी तय करेगी मुझे कहाँ से लड़ना है। अभी तो झारखंड में आता है। जी, झारखंड में आता है। तो अब वहाँ से लड़ने के प्लान में है, ऐसा मान लें? है भी, मांगा भी था, फिर मांगूंगा, फिर मिलेगा। विधानसभा मांगा या लोकसभा? जो पार्टी तय करेगी, जहाँ जहाँ मिलता है। नहीं, आपने किसके लिए टिकट मांगा? मैंने विधानसभा के लिए मांगा था पिछली बार। हमारे यहाँ एक 79 हुसैनाबाद मेरा अपना होम विधानसभा है, वहाँ से मैंने मांगा था। 19 में भी मांगा था, 24 में भी मांगा, नहीं मिल पाया, और पार्टी ने किसी अच्छे कार्यकर्ता को वहाँ टिकट दिया था। तो देखते हैं, पार्टी जो सोचेगी वो अच्छा ही सोचती है, और जो होता है वो अच्छा ही होता है। सही कह रहे हैं। जैसे कि अभी अगर सेंट्रल में हम बात करें तो 3 दफ़ा गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की रिपीट की है, और आप कह भी रहे हैं कि भाई 25-30 साल तक और नहीं आएगी, और 25-30 तक हम पहुंच जाएंगे 2047 में, जिसको बोलते हैं विकसित भारत हमको बनाना है। तो है क्या ये, इसमें क्या क्या होगा, ये कैसे ज़मीनी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, विकसित भारत जब मोदी जी बोलते हैं तो ये कोई नारा नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि तक का प्रयास है। और जब आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं और लगातार वर्षों तक उसी दिशा में बढ़ने का काम करते हैं और वो सिद्ध होता है, उसी को विकसित राष्ट्र बोलेंगे। आज देखिए देश का स्वरूप कितना बदला है 2014 से लेकर अब तक, देखेंगे आप। तो ये वही देश है जब जनधन खाता खुलवा रहे थे हम। ये पार्लियामेंट में विपक्षी दल क्या बोलते थे कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बैंकों में पैसा कहाँ से जमा होगा, लोग पे पैसे नहीं है। लेकिन मोदी जी एक विजनरी व्यक्तित्व है। उन्होंने सोचा था कि देश से करप्शन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म करना, सबके खाते खुला दिए, और उन्होंने सबके खाते खुला दिए। वही कांग्रेस और राजीव गांधी बोला करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा रास्ते में ख़त्म हो जाता है। उसको उन्होंने शुरू किया था, संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाया, और आज एक बटन दबता है, किसान सम्मान योजना का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुँच जाता है। ठीक बात। और उज्ज्वला आप इसको जोड़ सकते हैं जी, आप हर घर शौचालय जोड़ सकते हैं।
देश के ऐसा पहला, देश का नहीं मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व का ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने ये सोचा होगा कि मेरी माताओं बहनों को शौच जाने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको एक इज्जत घर की आवश्यकता है और एक हर घर में इज्जत घर देने का काम किया, ऐसे एक प्रधानमंत्री ने सोचा है। वो भारत जहाँ पे सड़कें नहीं होती थी, जहाँ बिजली समय पे नहीं पहुँचता था, हमारी माताएं बहनें चूल्हे के आगे बैठी रहती थी, अगर कोई उनके घर में मेहमान आ जाए, हमारे यहाँ दामाद को पाहुन बोलते हैं, और कोई आ जाता था तो वो सुबह 10 बजे आए तो उसको 1 बजे चाय वाय पानी वानी मिलता था, क्योंकि लकड़ी लाना जंगल से देना, वो मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सुदूर एक प्रदेश से आता हूँ, झारखंड से आता हूँ। वहाँ पे ये सब एक सपना था, गैस रखना, ये करना, और मोदी जी ने कितना आसान बना दिया। आज आप जाइए 5 मिनट में आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको चाय भी मिल जाएगा, अगर आपको मन है कि भाई मुझे गर्म दूध पीना है तो तुरंत मिल जाएगा, मन है खाना है तुरंत मिल जाएगा। अब ये सोचना नहीं है आपको। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने लोगों का जीवन बदल दिया। अब जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, मैं इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा निखिल जी, आपको याद होगा जब डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की जब बात चल रही थी, तो देश का विपक्ष बड़ा मजाक उड़ा रहा था। जो आज लोगों को, मुसलमानों को समझाने में लगा है वक्फ बोर्ड मामले में कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी ज़मीनें हड़प लेगी, तुम्हारे ये कर लेंगे, जिन्होंने जिस पिछली बार आपने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में सीटें कैसे कम आ गई, तो वो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के बारे में भी ऐसे इन्होंने कहा था। आज देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपको 200, 500, 700 रुपये अगर चाहिए होता था तो आप बैंक के कतार में जाके खड़े होते थे और बैंक में सिफारिश करना पड़ता था कि भैया मुझे जल्दी निकलवा दो, और उसकी दया होती थी तो आपको जल्दी मिल जाता था, नहीं तो नहीं मिलता था। आज अगर किसी को 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए भेजना है, आप मोबाइल उठाइए, खट भेज दीजिए। कितना इजी बना दिया मोदी जी ने। आपका देश तो बिल्कुल डिजिटल भारत कह सकते हैं आप, उस दिशा में बढ़ा है। 2047 आते आते तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। बस ईश्वर जो है मोदी जी को थोड़ा और समय दे दें, और देश की जनता 2029 में और एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिता दे। आप देख लीजिएगा, हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मणिपुर, बंगाल और जो 1-2 हाईलाइट राज्य हैं, इसको हम ऐसे कहेंगे, तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखिए, पूर्वोत्तर में आसाम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, यहाँ जातीय संघर्ष बार बार होता रहा है। त्रिपुरा का मैं प्रभारी हूँ अभी। त्रिपुरा में तो नक्सल भी एक समय बहुत थे। अभी प्रभारी हैं आप? हाँ, त्रिपुरा से जी। और मैं वहाँ बड़ी गहराई से देख रहा हूँ। छोटे राज्य हैं और छोटी छोटी अपनी उनकी ज़रूरतें हैं। जातीय संघर्ष भी होता है और राज्य की अपनी व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी आप इशारा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जो राज्य की सरकारें होती हैं, जो क्षेत्रीय वो है, उनका विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। चूँकि भारत हमारा एक अखंड भारत है और एक संघ है हमारा, तो निश्चित रूप से कहीं भी कुछ होगा, और भारत में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विपक्ष उसको है तौबा करती है। लेकिन आप देखिएगा, मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं, तो मणिपुर में हम लोगों ने बड़ी कठोरता से काम किया है, और चूँकि वो देश के नागरिक हैं, हमारे नागरिक हैं, तो हम उनके साथ इतनी भी कठोरता नहीं करेंगे कि भाई वो हो जाए। लेकिन धीरे धीरे वहाँ अब सब कुछ से पटरी पे आ गया है, और ठीक है, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आज मणिपुर एक पहले जैसा निरंतर चलने लगा है। और आप बंगाल की बात कर रहे हैं, तो मणिपुर इसलिए ठीक रास्ते पे चल पड़ा क्योंकि वहाँ की सरकार भी चलाना चाहती थी, बाकी लोग। अब बंगाल का थोड़ा विपरीत, बंगाल भी आपका पड़ोसी है। जी बिल्कुल है। और बंगाल में जो सरकार है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको एन केन प्रकरण करके सरकार चाहिए, और किसी भी जब आप एक धर्म को संतुष्ट करने के लिए दूसरे धर्म पर प्रहार करेंगे, तो उसी का एक परिणाम बंगाल है। मुझे लगता है कि अगर सत्ता आपके पास है तो राजधर्म का निर्वहन करना चाहिए।
और ये ममता बनर्जी को करना चाहिए। वहाँ की प्रजा को, वहाँ के नागरिकों का जीवन की रक्षा कैसे हो, उनके घर मकान प्रॉपर्टी का रक्षा कैसे हो, ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और ये करना चाहिए। करेंगी तो मुझे लगता है देश भी उनका प्रशंसा करेगा। ममता बनर्जी जी कैसी नेता लगती हैं आपको? व्यक्तिगत देखेंगे तो निश्चित रूप से संघर्ष करके आई है, और जब वो आई हैं उस समय तो नक्सल वगैरह बहुत था, उनसे लड़के आई हैं। लेकिन आज थोड़ा सा तकलीफ होता है कि जो कम्युनिस्टों के कुशासन को मुक्ति दिलाने के लिए एक लेडीज आई थी बंगाल में, जो कम्युनिस्ट कर रहे थे, वो आज तृणमूल की सरकार वही काम करने लगी है। तब ये देख के बड़ा मन दुखी होता है कि ऐसे मुख्यमंत्री जिसको जनता ने उनसे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार दी थी और आज फिर वही काम करे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है देश के लिए, भविष्य के लिए। ठीक बात। झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या योजनाएं होंगी वहाँ के लोगों के लिए? देखिए, 2000 में नवंबर में झारखंड अलग हुई। बहुत लंबे समय तक आंदोलन चल रहा था, और वो जब हुई, जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस राज्य का निर्माण किया। हम 3 सहोदर भाई थे हुए। उत्तर प्रदेश से कटके उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से कटके छत्तीसगढ़ बना, और बिहार से कटके झारखंड बना। आज तीनों प्रदेशों को देखिए, तो उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 5 साल भूपेश जी की सरकार आ गई थी कांग्रेस की। उस समय नक्सल देखिए कितना तेज बढ़ा था। और पिछली बार भी 5 साल में इनकी सरकार थी, फिर दोबारा जेएमएम की सरकार बनी है। उससे पहले अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे तो रघुवर जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। रघुवर जी ने नक्सल पे ऐसा प्रहार किया था कि जो लोग 7, 8, 10 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वो रात को 2 बजे 3 बजे शादी ब्याहों में न्योता मान के आने जाने लगे थे। और ये फिर 5-10 साल के बाद झारखंड में नक्सल का बढ़ावा हुआ है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ है। आज वहाँ बहनें हमारी, बेटियाँ हमारी जब कॉलेज में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, उनके साथ सरेआम छेड़छाड़ होता है। जब वो रिपोर्ट कराने थाने जाती है तो सरकार का नुमाइंदा, उनकी जो छेड़खान करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उनके सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। तब ये लगता है कि शायद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए। ठीक बात। अब हम आपसे कुछ पर्सनल प्रश्न करेंगे, पॉलिटिकल बहुत सारे हो गए। और पर्सनल प्रश्न ये है, पहला तो ये कि आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, जो चाहने वाले होंगे, जो भी आपकी विधानसभा। बिल्कुल, इतना लंबे समय तक काम कर रहे तो होंगे ही, हैं भी। हाँ, तो जैसे अगर हम वहाँ पे लोकल की हम बात करें, जहाँ पे आपका ग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, जहाँ से आप हो सकता है भविष्य में चुनाव भी लड़ें, वहाँ की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले बताया, जब हमारी बाप की बात शुरू हुई थी तो मैंने कहा तो मैं बहुत साधारण परिवार से आया हूँ। साधारण भी क्या मतलब कहिए तो मैं बड़े गरीब परिवार से आया हूँ, बहुत नीचे से उठ के आया हूँ एक तरीके से। हमें याद है कि मैं इसी नोएडा में कई बार ऐसा होता था कि खाने के लिए नहीं मिलता था और भूखे सो जाया करते थे। अब तो ईश्वर ने हम पर आशीर्वाद दिया कि कम से कम मैं 2, 4, 5 लोगों को रोज़ खाना खिला सकता हूँ। लेकिन वो भी दौर था जब कभी खाना नहीं मिला करता था, हम लोग भूखे सो जाया करते थे। गरीबी हमने देखी है, और जिसके मन में अगर ये बात याद है कि गरीबी हमने देखी है, गरीबों के लिए काम करना है, तो जब भी ईश्वर अगर मौका देगा तो मैं वंचित, दलित, शोषित, मजदूर, आदिवासी, गरीब, किसान, इनके लिए अपना जीवन समर्पित करके काम करूँगा। और हर उस व्यक्ति के लिए करूँगा जो मेरे पास आएगा या जो मेरी जानकारी में होगी, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके निजी जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी बुद्धि विकास के लिए,
जो बन पाएगा मैं निश्चित रूप से करूँगा, और संकल्प के साथ करूँगा, अच्छे मन से करूँगा। ठीक बात। आपका जैसे रेगुलर जो रूटीन रहता है, क्योंकि परिवार भी है और पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स अपने आप में एक परिवार है, तो घर वाला परिवार और पॉलिटिक्स वाला परिवार कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना भूल गया था आपसे। राजनीति तो मैं आया ही, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं। तो मैं उसकी तैयारी के लिए मैं 92-93 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया। तो था कि भाई गांव, एक गरीब परिवार का जब बच्चा आता है तो सोचता है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। यही एक छोटा सा सपना होता है। धीरे धीरे जब बढ़ता है तो फिर बढ़ता चला जाता है। तो एक सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं, तो उसके लिए मैं रोज़ दौड़ता था, निकलता था, तो दौड़ना शुरू किया। वो मेरे जीवन का एक अंग हो गया। सरकारी नौकरी में तो नहीं गया, लेकिन अभी भी मैं कंटिन्यू 1.5 घंटा 2 घंटा रोज़ अपने शरीर के लिए स्टेडियम में जाना, मॉर्निंग वॉक करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, खेलना कूदना, ये मेरा निरंतर अपना जीवन का वो है। और जब आप बच्चों के लिए बात बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और फैमिली का कैसा है, तो मैं तो श्री कृष्ण को बहुत अच्छा मानता हूँ। हालांकि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, प्रभु श्री राम की मर्यादा को मैं सुधार रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति का ऐसा मर्यादा हो जो प्रभु श्री राम के चरित्र से मिले। लेकिन मैं श्री कृष्ण के भी जीवन के कुछ जो उनका दर्शन है, मैं उसको अपने जीवन में रखता हूँ कि काम चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसको हंसते खेलते करना चाहिए। अगर कुरुक्षेत्र में गए हैं तो योद्धा की तरह रहना चाहिए, और अगर द्वारका में बैठे हैं तो उस तरह जीना चाहिए। तो जब परिवार के साथ है तो बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, और रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ एक जॉली मूड में रहना चाहिए। जब आप समाज में जाते हैं तो एक गंभीर और जिम्मेदार व्यक्तित्व के साथ, एक अच्छी छवि के साथ रहें। और मैं मानता हूं कि आपका चरित्र जो है और राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। आपका अगर चरित्र ठीक है, सही कह रहे हैं, तो आपका सब ठीक है। और मुझे याद आता है कि महेंद्र कपूर जी का एक वो गाना है जिसको सुनील दत्त जी ने गाया है कि न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर है मुस्कुरा के जियो। क्या ऐसे ही जीना चाहिए और ऐसे ही रहना चाहिए। ये तो संघर्ष जिस पुरुष के जीवन में नहीं हुआ तो फिर वो कुछ बन ही नहीं सकता है। आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी रही? अरे ये तो बड़ा वैसा है, लेकिन जब मैं मूवी देखता था उस समय। मूवी कौन सी फेवरेट है आपको, या कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको बहुत प्रेरित करती है? देखिए, मुझे जो सांस्कृतिक जो गाने अच्छे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन एक मूवी है राजेश खन्ना की, वो समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं और एक वो गाना गाते हैं, नदिया चले चले रे धारा। आपने सुनी होगी। हाँ, सुना है। वो गाना मुझे जीवन में बड़ा वो करता है। दूसरा जो मैंने अभी आपको बोला, अभी एक मूवी आई थी उस पर बड़ा विवाद भी चला, औरंगजेब वाला मुद्दा वहीं से निकल गया। छावा देखी आपने? हाँ बिल्कुल देखी है, और 2 बार देखा है। 2 बार देखी? मैं फिल्म देखने का बचपन से रहा हूँ। मैं अपने जीवन की एक घटना बता दूँ आपको। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक उस समय फिल्म आई थी शहंशाह, अमिताभ बच्चन की। हाँ। उसका एक गाना चला था, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे जब एक मसीहा निकलता है। वो गाने का घुसता बोल रहा हूँ। तो मैं स्कूल से बंक मार के चला गया था। यहाँ एक हॉल होता था नोएडा में, धर्म पैलेस, उसमें लगी थी। और टिकट उस समय नहीं मिलता था, ब्लैक के टिकट मिलता था, बड़ी भीड़ होती थी। तो हम लोग सुबह बंक मार के स्कूल से चले गए और 1-2 दोस्त और थे, तो जल्दी गए तो सबसे आगे ही नंबर लग गया। उसमें खिड़की में हमने हाथ डाल दी और मुझे लगता है कि हम 1.5-2 घंटे तक खड़े रहे। लेकिन जब खिड़की खुला तो भीड़ इतनी ज़बरदस्त आई कि अब बच्चे थे तो बच्चे कितने देर तक टिकेंगे, इतनी भीड़ आई कि किनारे हो मैं बाहर हो गया और छूट गया। पीछे से वो जो लाइन वाइन लगाता है वो आया, उसने मारा जोर से डंडा
उम्र समझ सकते हैं आप, उसमें हाई स्कूल और 11th की कितनी होगी, वही 15 वो साल मेरे पूरे पीठ पे छप गया। लेकिन जिसने मारा था उसको भी मुझे लगता है कि उसको बड़ा अफसोस हुआ। वो मैं जब उधर जाके अपना पीठ पे हाथ फेरने लगा तो वो फिर मुझे लेके आया। अब बोले चलो मैं तुमको टिकट दिलवाता हूँ। लेकिन जब तक वो फिर हाउसफुल हो गई, नहीं मिला, टिकट नहीं मिली तो भी। फिर वो अगले शो तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर अगले शो में मैंने उस टिकट को लिया और जिसने मुझे डंडा मारा था उसने मुझे अपने कैबिन में बैठवाया, बोला टिकट तो नहीं मिलेगा लेकिन अगले शो में तुमको टिकट दिलवा दूंगा। और उसने पहला टिकट मुझे दिलवाया, तब हमने जाके वो फिल्म देखी। कौन सी फिल्म रही होगी? वो शहंशाह थी, अमिताभ अच्छा, बच्चन शहंशाह की। ही देखने गए। अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी सिसाद्री उसमें थे। उसमें फिल्मों का अपना एक रौब था, चलता था। आप राजनीति में बहुत एक लंबे अरसे से, तो राजनीति में एक आपको अपना परिवार भी मैनेज करते हैं, फैमिली मैनेज करते हैं, तो घर में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिलता है? जो पॉलिटिकली जो बोलते होंगे ठीक है कि हम घर संभालते हैं, आप देखो बाहर। देखिए मेरी माता जी तो अब नहीं रही, पिछले साल फरवरी में उनका देहांत हो गया। मेरे चाचा बड़े कठोर थे क्योंकि फौज में थे, तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के अच्छा काम करूं, नौकरी करूं, ऑफिसर बने कहीं आप? हाँ, कहीं ऑफिसर बने या कुछ काम करें, मतलब सरकारी नौकरी वोकरी करें। और जब गरीब परिवार से आते हैं, मध्य परिवार से आते हैं, तो सपना भी यही होता है। मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि भाई तुम भी अच्छा नौकरी करो, कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे हो। तो उनका था। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मेरी गलतियों को छुपाना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, उनको लगता था कि अच्छा कर रहा है, कुछ ठीक करेगा और ठीक है, कॉन्फिडेंस था उनका। हाँ। अब वो नहीं रही, चाचा भी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे। अब हम ही लोग परिवार के मुखिया की भूमिका में हैं। लेकिन पत्नी का सहयोग मिलता है। पत्नी खूब सहयोग करती हैं? अरे नहीं मिलता तो मैं इतना लंबा कैसे चल पाता। भाई बच्चों को पालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, घर की हर छोटी बड़ी चीज़ करना। आप महीनों तक संगठन के लिए बाहर हैं, तो उनका नहीं सहयोग होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि आदमी कोई कर पाएगा। और एक कहावत भी है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपकी अगर धर्मपत्नी आपको सपोर्ट की है तो निश्चित रूप से अगर आप कहीं आगे बढ़ते हैं तो उसमें उनका योगदान है। ठीक बात। अपनी पत्नी के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, तकलीफ बहुत दिया है, समय आने दो और खुशी भी मिलेगी। अरे एक कहते नहीं है कि बुरा दौर है ये गुजर जाएगा, अच्छा दौर भी जल्दी आएगा। क्या तो बुरा तो नहीं था, संघर्ष का है। और अगर मैं नींव का पत्थर भी रहा और एक इतिहास रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए और भाग्य पे भरोसा रखिए, आपको मिलेगा ज़रूर। एक लास्ट प्रश्न जी, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तगड़े भक्त वाले? मैं हनुमान जी का हूँ। हाँ, अच्छा। लेकिन श्री कृष्ण जी का चरित्र भी है आप में? बिल्कुल है। आप मानते हैं श्री कृष्ण को? जी जी। अगर श्री कृष्ण का स्वरूप देखा जाए तो आप उनको किस रूप में देखते हैं? मतलब आपकी उनसे बॉन्डिंग या ट्यूनिंग किस तरह की है? देखिए उन्होंने मैं बाल काल से बता दूं आपको थोड़ा सा। उन्होंने जो कालिया नाग का वध किया था तो उसके सर पे चढ़ के उन्होंने तांडव किया था, नृत्य किया था। वो ये दर्शाता था और आज भी है कि अगर किसी विषधारी व्यक्ति से भी अगर आपका सामना हो तो मजबूती और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य और ताकत के साथ लड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और अगर शेर पीछे हटता है ना तो इसका नहीं है कि डरता है। अगर वो पीछे हट रहा है तो वो एक लंबी छलांग लगाने के लिए करता है। और जैसे हिरणों के झुंड पर शेर टूट पड़ता है, उसी तरह हर समस्या और संकट पे आपको पूरी ताकत के साथ जूझ के लड़ना चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ, मैं अपने युवाओं को बोल रहा हूँ पूरे देश भर में अगर सुन रहे होंगे तो, कि समस्या चाहे कितनी विकराल हो, कितने भयंकर हो, किसी भी प्रकार का हो, जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
आप उसको रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे। समस्याओं से इंसान को नहीं दौड़ना चाहिए। और हम तो युवा हैं, लोग कहते नहीं हैं कि हम तो युवा हैं, अपने हुल्लड़ को पहचानते हैं, जिस ओर चल देंगे दरिया बन जाएगा। क्या बात है। तो कहाँ रुकता है कोई? जिसको करना है वो करेगा। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कह रहा है, आप अपने मन की सुनिए, दिल के सुनिए, आप अच्छा करते रहिए, चलते रहिए। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने दीजिए, करना है आपको जो है मन में है वो करिए। लेकिन ये सोच के जरूर चलिएगा कि जो आप बोलेंगे और जो आप करेंगे वही आपका इतिहास होगा। और जब कभी आपको समय मिलेगा आपका इतिहास देखने के लिए, तो आप उस पर कभी शर्मिंदा ना हो, ऐसा काम मत करिएगा। ठीक बात। इसी डिस्कशन और इसी वार्तालाप के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा और जय श्री कृष्णा। धन्यवाद निखिल जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।